वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर 2024 और 12 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि कोको गॉफ ने WTA फाइनल्स का खिताब जीता है। भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में, पूरे बूस्टर डोज के साथ में आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहो, निरंतर क्लास देखोगे तो आपके लिए आपका करंट है वो एकदम तैयार है होता जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की 12 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को कहां शुरू हुआ? तो पुणे के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 नवंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा के दौरान किस भारतीय नौसेना पोत का दौरा किया? तो INS विक्रांत। 8 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में अपने पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ कहाँ किया गया? ISE संस्थान द्वारा किया गया। भारतवंशी संगीतकार रिक्की केज और अनुष्का शंकर को किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ग्रैमी अवार्ड के लिए। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हर्षवर्धन अग्रवाल को। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष कब नामित किया गया? 2024। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने 7 नवंबर को कहां पर PV सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी? तो ये रखी है विशाखापट्टनम। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार कौन से आधार पर विश्व में दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया? तो इकाई मात्रा में दूसरा और मूल्य के हिसाब से तीसरा। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से किस विवादास्पद कानून को लागू करने का निर्णय लिया? वो है बुर्का बैन। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं और जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल चुका है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। गजब तरीके से आपको क्लासें टेस्ट वगैरह दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड की आपको क्लास भी संस्कृत शिक्षा विभाग की स्पेशल आपको मंथली क्लास दी जा रही है और इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और राजस्थान की, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर जितना भी आपका करंट का मैटर आएगा सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। गजब तरीके से टेस्ट सीरीज और गजब तरीके से आपको क्लास दी जा रही है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को भी लाइक शेयर किया करो भी, क्योंकि लाइक करना आपका काम है, क्योंकि इतनी गजब की क्लास सुबह आपको मिल जाती है। और इसके अलावा करंट की जो है स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आपको दी जा रही है। तो आपके सामने पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी ने 2024 WTA फाइनल्स का खिताब जीता है? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी ने 2024 का WTA का फाइनल्स का खिताब जीता? तो ये है अमेरिका की कोको गॉफ। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने बड़ा गजब का ये खिताब जीता है। अगर आपसे पूछे फाइनल के अंदर किसको हराया, तो आर्याना संबालेका को। किसको हराया? आर्याना संबालेका को इन्होंने फाइनल में हराकर कोको गॉफ ने 2024 का WTA का फाइनल्स खिताब जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा कोको गॉफ। तो कोको गॉफ ने WTA फाइनल्स का खिताब जीता। यह अमेरिका की कोको गॉफ ने चीन की जेंग किनवेन को हराकर पहली बार WTA फाइनल्स का खिताब जीता है। हाँ सॉरी, फाइनल के अंदर इसको चीन की है ये जेंग किनवेन। और जो मैंने आपको बताया, ये देखो फाइनल में प्रवेश गोफ ने पहले नंबर आर्याना संबालेका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हाँ, इससे पहले आर्याना संबालेका को हराकर है ना कोको गॉफ ने फाइनल के अंदर प्रवेश किया था। लेकिन जो अब की बार इसने फाइनल के अंदर हराया, तो किसको हराया? चीन की जेंग किनवेन को हराकर पहली बार WTA का फाइनल जीता है। तो दोनों के नाम आपको याद रखने।
और गोफ को महिला टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा प्राइज मनी मिली है 40.54 करोड़ रुपए लगभग है इनको प्राइज मिली। और इस साल यहाँ का जो फाइनल है वो रियाद के अंदर है खेला गया था। कहाँ पर खेला गया फाइनल है? रियाद के अंदर फाइनल खेला गया। इसको हराकर चीन की जेंग किनवेन को हराकर पहली बार WTA का फाइनल खिताब जीता है। किसने? अमेरिका की कोको गॉफ ने। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर इन्होंने शुभारंभ किया। तो कार्यक्रम का नाम राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम है। शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने बेंगलुरु में शुरुआत की। साझेदारी देखो, यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग DFS और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इन दोनों की साझेदारी रही थी इसके अंदर बेंगलुरु में। अब इसका उद्देश्य देखो, उद्देश्य यह है कि MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की जितनी भी सहायता और विकास के लिए जो वित्तीय समर्थन है उनको लो मार्गदर्शन करना इसका उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 150 MSME क्लस्टरों को वर्चुअली रूप से जोड़ा गया, यानी कि 150 जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है उनको वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। इसके अलावा ये पॉइंट याद रखना कि वित्त मंत्री ने कर्नाटक में सिडबी की 6 नई शाखाओं का उद्घाटन भी किया है। ये सिडबी बैंक है, ध्यान रखना। तो कर्नाटक के अंदर सिडबी की 6 नई शाखाओं का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बड़ा गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लो इस प्रश्न को तो आप अच्छे तरीके से। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है 4 शहरों के अंदर। एक है बेंगलुरु, अभी मैंने पीछे बताया, उसके बाद में चेन्नई, और इसके बाद में विशाखापट्टनम, उसके बाद में जयपुर। तो ये 4 शहर आगे, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जयपुर। तो इन चारों शहरों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन है किया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर में किया है। तो 5 विशेष है एक नारी शक्ति शाखाएं, उनका उद्घाटन किया है। इन शाखाओं का उद्देश्य महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और खासकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में महिला उद्यमियों का समर्थन करना है। तो ये इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि वित्त मंत्री ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की विशेष है जो नारी शक्ति शाखा है उनका उद्घाटन किया बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर के अंदर। अगला, जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में कब शपथ ग्रहण की थी? हालांकि वैसे आपको पता भी भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बन गए, लेकिन आपको तारीख याद रखनी है भी कब इन्होंने शपथ ली। ये ली थी 11 नवंबर 2024 को। कब ली थी? 11 नवंबर 2024 को शपथ ली। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको शपथ दिलाएगी। 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए संजीव खन्ना, और DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है जो 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया था। और संजीव खन्ना का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का होगा और 13 मई 2025 को समाप्त हो जाएगा। तो 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां शिगेरू इशिबा को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है? तो कौन सा देश है जहां शिगेरू इशिबा को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये दोबारा बन गए ये जापान के प्रधानमंत्री। ये देखो तस्वीर में जापान के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बन गए? शिगेरू इशिबा को फिर से प्रधानमंत्री चुना गया। तो प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का पुनर्निर्वाचन, जापान की संसद ने 11 नवंबर को एक बार फिर से शिगेरू इशिबा को प्रधानमंत्री चुना। ये है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने 27 अक्टूबर के चुनाव में निचले सदन में बहुमत खो दिया था। बस इतना याद रखना भी 27 अक्टूबर को इन्होंने चुनाव आयोग में वो है निचले सदन में बहुमत खो दिया
और उसके बाद इनका दोबारा पुनर्निर्वाचन किया गया। बस भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव IMHF का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्घाटन किया था अनिल चौहान ने, जो अपने देश के दूसरे CDS है ना, अनिल चौहान, इन्होंने भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर है? नई दिल्ली। देखो, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का दूसरा संस्करण 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया था। कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण है 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में। इस वर्ष महोत्सव का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सैन्य प्रमुखों द्वारा किया गया था। बाकी जैसे वायुसेना है, नौसेना है, अलग अलग तीनों सेना हो ना, उनके द्वारा भी उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव की शुरुआत सूर्य गाथा परियोजना के साथ शुभारंभ हुई और इसका जो पहला IMHF है वो 21-22 अक्टूबर 2023 को मानेकशा सेंटर में आयोजित किया गया था। मानेकशा सेंटर है, वहां पर पहला आयोजित किया गया और दूसरा कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। तो ये दूसरा संस्करण अभी आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने किस वैश्विक फिनटेक मंच के साथ साझेदारी में SBI इनोवेशन हब का शुभारंभ किया है? बड़ा गजब का प्रश्न है, क्योंकि SBI से आजकल क्या है, करंट में एग्जामिनर बड़े खूब सारे क्वेश्चन उठाता है। तो SBI ने किस वैश्विक फिनटेक मंच के साथ साझेदारी में SBI इनोवेशन हब का शुभारंभ किया? वो है APX। ऑप्शन नंबर बी क्या है? APX। तो इसके साथ क्या है? साझेदारी के साथ में SBI इनोवेशन हब का शुरुआत की है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखो, साझेदारी और शुभारंभ। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने APX एक ग्लोबल फिनटेक और वित्तीय संस्थानों का एक सहयोग है, इसके साथ में साझेदारी में SBI इनोवेशन हब का शुभारंभ किया है। स्थल और तारीख कहां पर है? यह हब सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में उद्घाटित किया गया था। कहां पर है? सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल, यानी कि 6 से 8 नवंबर 2024 के बीच में हुआ, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य क्या है कि SBI इनोवेशन हब का उद्देश्य वैश्विक फिनटेक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के SBI की विविध ग्राहक आधार की डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए नई पीढ़ी के वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए एक समर्पित स्थान प्रदान करता है। ये इसका उद्देश्य है, क्योंकि अगर कोई विदेश वगैरह से बात आ जाती है तो वो करंट में एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है उसको। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हो चुका है। अब ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जन्म हुआ था राजस्थान के उदयपुर जिले में। ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। तो इनका निधन कब हुआ था? 8 नवंबर 2024 को। कब हुआ था? 8 नवंबर 2024 को। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मान है सारंगी वादक है ये पंडित राम नारायण का निधन हो चुका है। देखो, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन 8 नवंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा स्थित आवास में हुआ। वो 96 वर्ष के थे। अब देखो, इनका जन्म 25 दिसंबर 1927 को राजस्थान के उदयपुर के पास अंबर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान वाले अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। राजस्थान के उदयपुर के पास इनका अंबर नामक गांव में इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1927 को, और हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको पद्म विभूषण मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। तो अलग अलग इनको पुरस्कार भी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरविंदर सिंह सोढी जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता था, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो हरविंदर सिंह सोढी जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता था और हाल ही में इनका निधन हो गया, किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ये हैं पोलो खेल के खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, बहुत पुराने जमाने के थे ये, अभी हाल ही में जब बहुत ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी थी, बहुत पुराने जमाने के थे, पहले वाले जो शासक वगैरह होते थे उस समय। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोलो। तो पोलो के खिलाड़ी थे ये। तो हरविंदर सिंह सोढी जिन्हें प्यार से बिल्ली कहा जाता था, भारतीय पोलो में एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। उपलब्धि +5 हैंडीकैप हासिल करना, जो उनकी कौशल और खेल के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दर्शाता है। अन्य योगदान 1980 के मास्को ओलंपिक में भारतीय घुड़सवारी टीम का प्रबंधन भी किया, और राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार
विजेता इनको मिला है। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से। किस खेल के थे? पोलो खेल के खिलाड़ी। कनाडा में पहली बार किस वायरस के कारण संभावित मानव संक्रमण का मामला सामने आया है? कनाडा में पहली बार है किस वायरस के कारण संभावित मानव संक्रमण का मामला पहली बार सामने आया? तो वो आया है H5 बर्ड फ्लू। कौन सा आया है? H5 बर्ड फ्लू के नाम से कनाडा के अंदर ना एक वायरस आ गया, जो क्या है मानव संक्रमण का मामला सामने आ चुका है, यानी कि मानव के अंदर ये वायरस है देखा गया है H5 बर्ड फ्लू। तो पहला संभावित मामला कनाडा में पहली बार H5 बर्ड फ्लू का संभावित मामला सामने आया। यहाँ पे जो संक्रमित व्यक्ति है वो है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में एक किशोर में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5 के कारण संक्रमण की पुष्टि हुई है। H5 एक वायरस है। अब H5 क्या होता है? बर्ड फ्लू। देखो H5 बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ये पक्षियों में फैलने वाला एक वायरस है जो कभी कभी मनुष्यों में भी संक्रमण कर सकता है। वैसे तो ये पक्षियों में फैलता है, लेकिन कभी कभी मनुष्य भी इसकी चपेट में आ जाता है। और इस प्रकार का मामला कहाँ पर देखा गया? कनाडा के अंदर देखा गया। ये टेलीग्राम ग्रुप है भी, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और आज आपको फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए पुरस्कार की मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। पुरस्कार के टॉप से टॉप क्वेश्चन लेकर आऊंगा, सिर्फ पुरस्कार के, वो गजब तरीके से ध्यान कर देना भी। जापान के वैज्ञानिकों ने किस नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावना का परीक्षण करना? तो वो था लिग्नोसेट। कौन सा था? लिग्नोसेट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में भारत का सबसे उच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, आईआईटी कानपुर। और विश्व के अंदर सबसे टॉप पर कौन सा, जो पहला स्थान मैंने आपको बताया था, वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, गजब तरीके से आपको मिल रही है। बाकी आपको यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ले सकते हो, गजब तरीके से टेस्ट वगैरह दी जा रही है। पशु परिचर की बुक आपको लिए उपलब्ध है। इसके अलावा आरबीएससी 6 से 12 है, वो बुक आज बाजार के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। तो गजब तरीके से पढ़ो। बाकी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट मिलते हैं। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।